नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात ईरान और अमेरिका को लेकर के करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के आसार फिलहाल कुछ कम हुए हैं, लेकिन खामेनेई के इस कट्टर मुल्क पर अमेरिकी हमले का अंदेशा कम नहीं हुआ है। वजह है दोनों देशों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग, जो कभी भी युद्ध के आगे जो तस्वीर आ सकती है, कभी भी युद्ध की तस्वीर ले सकती है और युद्ध की आग को भड़का सकती है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप भी दर्शकों को लगा दिया है, और वो आरोप ईरान में आतंकी हमले करवाने का। ईरान के इस आरोप के बाद अमेरिका भड़का हुआ है। यही वजह है कि एक पश्चिमी देश ने ईरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है और अपने कर्मचारियों को वहां से निकाल भी लिया है। अमेरिकी अधिकारी और ईरान ने कुछ पड़ोसी देश राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात समझाने में सफल भी हो गए हैं कि फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अमेरिका के साथ उसके दोस्त मुल्कों को लेकर के तस्वीर कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। जिनके साथ अमेरिका की दोस्ती है वो देश अगर उस नजर से हम देखें तो यह घाटे का सौदा साबित होगा अमेरिका के लिए। तो इसके बाद ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का प्लान होल्ड पर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर अमेरिकी बमबारी का खतरा टल गया हो। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग का सिलसिला अभी भी निरंतर जारी है, जिसकी बानगी यूएन की बैठक में देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप राजदूत गुलाम हुसैन दर्जी ने अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा आरोप यहां पर सामने लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान में जारी हिंसक उपद्रव के पीछे अमेरिका की गहरी साजिश इसमें है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ईरान में आग लगाकर खुद को ईरानी जनता का हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के इस आरोप पर अमेरिका की तरफ से भी जवाब आया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत जो है वो सामने आए। माइक वॉल्स जो है वो यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हो रही क्रूर दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए सभी विकल्प अभी अमेरिका के पास खुले हैं, और इसी को लेकर डिटेल्स चलिए अब आपको दे देते हैं। ट्रंप ने ईरान पर बदले की जो रणनीति है वो कैसे तैयार की है जरा आप समझते हैं। या देखिए, ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान कैसे बनाया, क्या नुकसान की आशंका से ट्रंप जो है पीछे हटे, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो है अमेरिका ईरान की राजधानी से शुरुआत करते हुए पूरे ईरान में करेगा। ईरान पर हमले का खतरा अभी टला नहीं है, इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा है कि ये अभी थोड़े दिनों के लिए हुआ है। अगर स्थिति नहीं ठीक हुई तो ये आगे एक्टिवेट हो सकता है। अमेरिका ईरान के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। अभी भी तलख तेवरों में दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चेता रहे हैं। यूएन में भिड़े ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि, ये बताया जा रहा है कि यूएन की मीटिंग के दौरान भी दोनों जो देश है उनके जो अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, वो कहीं ना कहीं आपस में जुबानी प्रहार करते हुए एक दूसरे पर नजर आए। अब देखिए, ये जो ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान क्या बदला, ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब एकाएक जो है ये माना जा रहा है कि ट्रंप ने कदम पीछे कर दिए। पहले कहा कि परमिशन दे दिया है मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के, लेकिन इस बीच देखिए जिस तरीके से हलचल सामने आ रही है और इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। उनके खिलाफ क्रूरता का प्रदर्शन अभी भी जारी है। क्रूरता को लेकर के तस्वीर किस तरीके से बनी हुई है, जिसकी बानगी ईरान में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देखने को मिली। ईरान में अब खुदा के घर से ही मौत का फरमान जारी कर दिया गया। तेहरान में जुमे की नमाज का नेतृत्व कर रहे कट्टरपंथी मौलवी अहमद खातमी ने गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए सीधे सजाए मौत की मांग कर डाली है। ईरानी सरकारी रेडियो के मुताबिक प्रार्थना सभा के दौरान सशस्त्र पाखंडियों को फांसी दो के नारे से पूरा परिसर जो है वो थर्रा उठा। इतना ही नहीं, खातमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधे लहजे में खुली, यहाँ पर देखिए किस तरीके से धमकी दी है। साफ है कि ईरानी शासन पूरी तरीके से अब आर पार की जंग के मूड में आ गई है। अमेरिका कुछ भी कहे, अमेरिका कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन ईरान ने अपना रुख साफ रखा है।
इसी बीच ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी मीडिया तस्लीम न्यूज के मुताबिक वहां के जो सुरक्षा बल है उसको लेकर इंफॉर्मेशन मिली है कि आरोप वो लगा रहे हैं अमेरिका खूंखार आतंकवादियों के जरिए ईरान में हमले करवा रहा है। वहां की फोर्स ने यह दावा किया है कि अमेरिका समर्थित 3000 ट्रेंड खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रेंड है, जो पूरी तरीके से आर्म्स से लैस हैं, जो पूरी तरीके से इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूरी तैयारियां की है। अब देखिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। प्रदर्शनकारियों को सीधे फांसी की मांग किस तरीके से अब ईरान के द्वारा की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत की मांग यहां पर उठाई गई। अब इसके बाद जो है तस्वीर सामने आती है कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से ये आवाज उठी और सीधे सीधे कहा गया कि जो प्रदर्शनकारी इस तरीके से सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ आ रहा है, उसको सजा होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों को सीधे फांसी सरकार दे डाले, ये कहा गया। इसके आगे देखिए क्या अमेरिका ईरान में फैला रहा है हिंसा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ है पहलवी जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो पहलवी बूस्टअप के जरिए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जो है पहलवी के साथ हाथ मिला चुके हैं और इसके बाद ईरान में ये तस्वीर जो है वो सामने आती है। उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने यह दावा किया है कि ईरान में पिछले एक हफ्ते से जारी इंटरनेट ब्लैकआउट कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अमेरिका के मुताबिक लगातार 200 घंटों से भी ज्यादा समय से पूरे ईरान में दुनिया से उसे काट करके तस्वीर पेश की जा रही है, ताकि वहां जारी बेरहम और खूनी दमन को छुपाया जा सके। जो वहां पर जारी है तस्वीर, उसे ढका जा सके, उसे दुनिया से हाइड आउट में रखा जा सके। अमेरिकी रुख से साफ है कि भले ही ईरान पर मंडरा रहे अमेरिकी बॉम्बर्स की बमबारी के बादल कुछ थोड़े से छट जरूर गए, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। और यही वजह है कि अब न्यूजीलैंड ने ईरान के अस्थिर हालात को देखते हुए अपना दूतावास बंद कर दिया है वहां पर और अपने कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल दिया। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईरान में इंटरनेट बंद करके क्या खामिनेई कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इंटरनेट सेवा बंद है और यहाँ पर सीधे तरीके से काट दिया गया है पूरी दुनिया से ईरान का कनेक्शन। अब इसके जरिए खामिनेई की कोशिश क्या है, जरा इसे अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। क्या दमन को छुपाने के लिए बंद किया गया है इंटरनेट? क्या वहां पर जो क्रूरता हो रही है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा आरोप यहां लगाया है। आरोप यह है कि जानबूझकर इंटरनेट सेवा, फोन सेवा कट कर दी गई है ताकि दुनिया के अलग अलग कोनों में ये बात नहीं पहुंच सके कि प्रदर्शनकारियों के साथ किस कदर की क्रूरता, किस कदर के दमनकारी जो है यहां पर व्यवहार किया जा रहा है। इंटरनेट बंद कर नरसंहार को छिपा रहा है ईरान और खामिनेई, ये आरोप अमेरिका लगा रहा है। जंग का खतरा टला नहीं है, न्यूजीलैंड का दूतावास वहां पर बंद हो गया है। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहां पर न्यूजीलैंड ने अपने दूतावास को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, शटर डाउन कर दिया वहां पर, और सीधे तौर पर इंटरनेट बंद करके खामिनेई की कोशिश यहां पर अब ये बात की जा रही है कि कोशिश इस तरीके से है कि यहां पर जो कुछ हो रहा है उसे छुपाया जा सके, जो दमनकारी नीति खामिनेई की है वो कहीं ना कहीं छुपी रहे। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा कि ट्रंप जो है इस नीतिगत फैसले के साथ आगे कैसे बढ़ रहे हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस अमेरिका करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बैक स्टेप क्यों लिया है अमेरिका ने, किस नीति के तहत लिया है, और साथ ही साथ ईरान ने जिस तरीके से नेटवर्क काटे हैं दुनिया से, उस नेटवर्क काटने का मतलब क्या है? न्यूजीलैंड ने क्यों अपने जो तस्वीर है दूतावास की बंद करने की, वहां पर शटर लगने की, वहां ताला लगने की सामने आती है? अब इसको लेकर के बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन प्रफुल्ल बख्शी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। और ये पूरी जो चर्चा है, मैं सबसे पहले मेरे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल बख्शी सर, आपसे आज जानना चाहती हूँ, ये ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन्स हम देख रहे हैं, ये दिसंबर का महीना जैसे जैसे खत्म हुआ, नया साल आया, हमने वेनेजुएला की तस्वीर देखी, अमेरिका ने वहाँ पर कैसे मादुरो को हॉस्टाइल बनाया, बंदी बनाया, न्यूयॉर्क ले जाया गया। अब ईरान के साथ उसका जो टसल है,
पहले कहा गया मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाएगा, प्रदर्शनकारियों के साथ अगर इसी रवैये के साथ खामेनेई सरकार आगे बढ़ी तो यहां पर अमेरिका इंटरवीन करेगा इस मामले में। लेकिन अब ये बैक स्टेप क्यों ले रहे हैं ट्रंप? क्या समझ आ गया है कि ये सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेना होगा? थैंक यू वेरी मच आपके चैनल पे बुलाने के लिए। मैं विंग कमांडर बख्शी हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि अमेरिका ने अपनी जो नीति बनाई हुई है वो उस पर अमल तक इसलिए कर रहा है कि उसको उसमें फायदा है और वो उसके अपने फायदे के लिए कर रहा है। सब सिंपल सी चीज है, वो कोई मॉरल वैल्यूज वगैरह नहीं लगा रहा। ये इसके लिए नहीं कर रहा कि बड़ा अत्याचार हो रहा है तो मुझे अत्याचार दूर करने के लिए काम करना है। और वो बेसिकली इकोनॉमिक गेन्स, जैसे आपको पता है, उसका नजर ईरानियन ऑयल पे है और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन दैट। वो उसको और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जो कंट्रीज उसको अभी जिन्होंने सलाह दी है, सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने, कतार ने और कंट्री ने कि काइंडली स्लो डाउन, आप इतने स्टर्न स्टेप्स मत उठाओ। अमेरिका ने उनकी बात को सुन लिया है, क्योंकि हाँ, अगर अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई करता है, इन्वेड करता है, ये कंट्रीज उसका सामना नहीं करेंगे, मेरे को पता है। पर सबसे बड़ी बात है, अमेरिका को पता है कि आगे चलकर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स गेन और एरिया कंट्रोल सारा इनके द्वारा ही करेगा वो। तो इसलिए वो उनको खफा नहीं करना चाहता। और इस समय वो देख रहा है कि ईरान की जो सत्ता है वो अपने आप ही गिरती नजर आ रही है। उसको अभी भी उसको थोड़ा स्टडी कर रहा है कि कितनी देर, क्योंकि खमैनी के खिलाफ इजराइल ईरान के लड़ाई के दौरान मोसाद ने इतना ऑपोजिशन फैलाई थी। मोसाद बाय द वे इनके हेडक्वार्टर्स ईरान में हैं, सिंस 1978 बन गए थे वहां पे, और वो उसमें ईरानी है वर्किंग फॉर मोसाद। तो वो जो है मिलके काम कर रहे हैं। और इस समय ये देखना पड़ेगा कि उनका हाथ किस किस चीज में है। क्या ये जो फसाद चलाया जा रहा है उनके द्वारा ओरिजिनेटेड है, या फिर जनता ऑपोजिशन कर रही है, जेन्युइनली जनता ऑपोजिशन कर रही है। वो इसके शरीयत लॉ के, खासकर लेडीज, वहां की औरतें, वो बड़े खिलाफ है खमीनी के। और खमीनी को बहुत मुश्किल आ रही है अपनी सत्ता बचाने के लिए। तो अमेरिका देख रहा है आराम से कि ऊंट किस करवट बैठता है। उसे कोई जल्दी नहीं है। उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह और सब कुछ ले आया है, क्योंकि अब हुतीज, हमास, हिजबुल्ला, ये सब एक्टिव फिर हो जाएंगे, क्योंकि चाइना निरंतर अपनी सप्लाई जारी रखेगा, वो नहीं रुकेगा। और वो अमेरिकन शिपिंग को, ट्रेड शिपिंग को, ये सारे के सारे को असर करेगा। रेड सी में और कहीं कहीं जहां पे भी हो सके वो करेंगे। अमेरिका उसको बचाने के लिए अपनी फ्लीट रखी हुई है, अपने लोगों को, अपने बेसिस को सुरक्षित रखने के लिए। अगर स्थिति बदल जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो उसके जो गन बोट डिप्लोमेसी है वो चलती रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा, और भी जहाज है, सबमरीन भी हैं, सब कुछ है। B-2 बॉम्बर्स के आने में कोई देर नहीं लगेगी। जैसे पिछली बार वो ले आया था, उसने तीनों न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे और डैम्स पे उसने अटैक किया था। ये सब कुछ तो होगा। पर इस समय रशिया और बाकी कंट्रीज अपनी एम्बेसी को इसलिए खाली कर रहे हैं कि कोई जो ऑपोजिशन के वाले लोग हैं जो उनके खिलाफ है, वो उनकी एम्बेसीज पे अटैक ना कर दे, वो खाली कर रहे हैं। हमने भी, इंडिया ने भी वार्निंग इशू की है, हमने भी इवैक्यूएट किए हैं वो वहां से लोग। तो इस समय ईरान की जो स्थिति है वो काफी डावाडोल है, पर अमेरिका इतनी जल्दी अटैक नहीं करेगा। आपने ये बिल्कुल राइटली कोट किया है कि अब अमेरिका इस इंतजार में है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, देख रहा है ऊंट किस करवट बैठता है, उस हिसाब से जवाब देगा। हालांकि अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों की जानकार हैं, मैं उनसे समझना चाहूँगी। अरविंद जी, ये जो पूरा मामला है हम देखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में बदलते समीकरणों को भी हम समझते हैं, लेकिन इस वक्त की स्थिति अगर ईरानी फोर्स को हम देखें, IRGC को देखें, वो भी कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है, या खामेनेई पीछे हटने को तैयार नहीं है, प्रदर्शनकारी भी यहाँ तक कि पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो भी सड़कों पर रोज बरोज पहुंच रहे हैं, रोज बरोज प्रदर्शन कर रहे हैं।
लेकिन अमेरिकन जो अप्रोच है इस पूरे मामले में, जैसा भी बख्शी सर ने कहा, वो कह रहे हैं कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देख रहे हैं कि ईरानी जो सरकार है, जो सत्ता है, वो क्या कदम रखती है, उसके बाद वो अपना जवाब देंगे। वेनेजुएला की स्थिति इसमें थोड़ी सी अलग हो जाती है और ईरान थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन मैं इस बात को समझना चाहती हूँ कि अभी तो यूएन की मीटिंग भी हुई, वहाँ पर भी तलख तेवर दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों की नज़र आए, दोनों ही जो कहते हुए नजर आए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो दिखाती है कि इस स्थिति में, इस क्रूशल टेंशन भरी स्थिति में दोनों का रुख क्या है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जैसा कि बख्शी सर कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन वो देखना क्या चाहते हैं कि खामेनेई इसमें क्या अप्रोच रखते हैं, ये देखना चाहते हैं, या ये देखना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी अगर रुक जाए तो ठीक है, हमें क्यों दुश्मनी मोल लेनी किसी देश से। नहीं, मामला इतना आसान नहीं है, थोड़ा-सा क्रिटिकल है। हम्म, और अमेरिका के जो खासकर प्रेसिडेंट है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। वो आज कुछ कहेंगे और कल कुछ और कहेंगे, और यह अमेरिका की नीति का हिस्सा होता है। हम्म, तो बहुत सारे वॉरशिप्स को अभी उधर आना है, उनको अपनी पोजीशंस लेनी है, हम्म, पूरी तैयारी अभी बाकी है। तो वो तैयारी करने के लिए, या वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि अभी लड़ाई का तय नहीं हुआ है, पर लगभग ये तय है। क्योंकि जैसा कि बख्शी साहब ने भी बोला कि ये सारी चीजें हैं वो नैतिकता के आधार पर तो चलती नहीं है। हम्म, अमेरिका का अभी फायदा है, और अभी पूरा जो विश्व व्यवस्था है वो अमेरिका के हिसाब से है कि अगर इस समय वह अटैक करता है ईरान पर, तो ये सबसे बेहतरीन समय है। इसके लिए अमेरिका बहुत लंबे समय से योजना बना रहा है। हम्म, जैसा कि पहले जो नतांस और वहां पे जो परमाणु ठिकानों पे, फोर्दो पे जो हमला किया था अमेरिका ने, ये एक तरीके का टेस्ट था कि दूसरी जो दुनिया की ताकतें हैं, चीन या रूस, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, या दुनिया के बाकी देश कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यह था, तो एक वो तरीके का टेस्ट था। और अब जो है अमेरिका पूरी प्लानिंग के साथ वो कर रहा है। हाँ, वह थोड़ा समय चाहता है, क्योंकि उसकी सैनिक टुकड़ियों को और जो बहुत सारे जो वॉरशिप्स को पहुंचने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा। हम्म, तो यह है। रही बात यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस वो मृत घोषित हो चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये कहा कि उसने सबसे ज्यादा युद्ध रुकवाए हैं। हालांकि ये गलत है, झूठ है, पर यूनाइटेड नेशंस अभी अप्रासंगिक हो गया है। हम्म। और वो दरअसल एक तरीके से मीडिया सेंटर की तरह काम करता है, यानी कि अगर आपको अपनी बात पूरी दुनिया के देशों तक पहुंचानी है, तो उस मंच का केवल उपयोग किया जा सकता है कि वह क्या सोचते हैं, और दूसरा देश या उसके जो दूत है वह भी यह उस मंच का उपयोग करते हैं अपनी बात को और पहुंचाने में, सीधे सीधे या अभी कूटनीति ईरान में को। हम देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत हो, प्रदर्शनकारियों को लेकर के जो तस्वीर पेश की जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर जो भी इस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ इजीली हैंडल ना करें उन्हें, उनके लिए एक पूरा पैमाना तैयार किया है खामेनेई ने भी, उनकी सत्ता ने भी, और वहाँ के लोगों ने भी जो सरकार में बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अभी तो ईरान के मंसूबे कहीं से ठंडे नहीं नजर आ रहे। ईरान अब भी वहीं पर ही है जहाँ वो था, खामेनेई अब भी वहीं पर है जहाँ वो थे। लेकिन ऐसा मानने को मिल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी आपने जैसे जिक्र किया कि वॉरशिप्स पहुंचाने में वक्त लगेगा, 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा, वो ठीक है। लेकिन ट्रंप जो है क्या उस इंटेंसिटी के साथ खामेनेई के अगेंस्ट एक फ्रंट बना पाएंगे जैसा कि वो मादुरो के लिए बना पाए? बिल्कुल, ईरान की जो आंतरिक हालत है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ के, अगर खासकर जेनजीज या कि वहाँ के युवा लोगों से हम बात करें, तो वो वर्तमान सत्ता से खुश नहीं है। क्योंकि वहाँ पे 79 में जरूर एक इस्लामिक स्टाइल का एक नया स्टेट बना था, हम्म, जो कि पुराने सामंतवादी मॉडल से ज्यादा प्रोग्रेसिव था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। हम्म, पर वो उस समय के लिए ठीक है। आज लगभग एक मतलब 5 डिकेट्स बीतने के बाद में वो की वो चीजें एकदम ठीक नहीं है जैसा कि 79 में थी। और ये जो व्यवस्था है वो वहाँ के लोगों की उम्मीद को पूरा करने में नाकामयाब है। खासकर वहाँ की लड़कियां जो है वो फुटबॉल का मैच तक नहीं दे पाती है। जो लड़कियां बाहर पब्लिक लाइफ में जितना छुपी घुटी रहती है, उतना ही वो पर्सनल लाइफ में काफी ही मतलब फ्रीडम पसंद महिलाएं हैं। हम्म, तो वो तमाम है, न केवल महिलाएं, वरन की वो जो पूरा एक जनरेशन है जो कि बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में आया है। सोशल मीडिया काफी हावी रहा है,
पहले भी फेसबुक ने ईरान में असंतोष पैदा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अभी जो इस दूसरे जो सवाल पर हम माध्यम है वो भी आएंगे। काफी। इससे जुड़ी कई कड़ियां भी इसमें जुड़ जाती है। महसा अमीनी का वाकया जुड़ जाता है, फिर एक वीडियो आया था जिसमें सिगरेट चलाते हुए एक महिला खामिनेई की तस्वीर जला रही है, वो वीडियो भी बहुत ट्रेंड हुआ था। अब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपके पास आना चाहूँगी। ये सजाए मौत दी जाएगी या किसी और प्रकार की सज़ा दी जाएगी? ईरान के मंसूबे ठीक नहीं है, ईरान अभी भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका ने क्यों पीछे अपने कदम थोड़े से किए हैं? क्या वो उस सिनारियो को क्रिएट होता हुआ देखना चाहता है जिसमें पहले ईरान एक कदम आ गया है, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस एक्टिव हों? लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ईरान में इंटरनेट सेवा क्यों बंद कर दी गई है, फ़ोन सेवा क्यों बंद कर दी गई है? ईरान का इस पर जवाब क्या नहीं लिया जाना चाहिए, और ईरान का जवाब होगा क्या? इंटरनेट सेवा बंद कर देना, फ़ोन सेवा बंद कर देना, डिजिटल ब्लैकआउट कर देना, ये क्या दर्शा रहा है कि क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? रितु जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत गर्व का मौका है क्योंकि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर 1979 में मेरे इंस्ट्रक्टर रहे थे और 1979 में मैं जब यंग कैडेट था तो इन्होंने ही मुझे फाइटर विमान कैसे उड़ाना है, कैसे बॉम्ब्स, रॉकेट्स और गन फायर करना है सिखाया था। देखिए, जहाँ तक ईरान की बात है, यह समझना पड़ेगा कि इंटरनेट को बैन करना, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक्शन है दुनिया भर के सभी देशों में। मैं भारत से ही शुरुआत करता हूँ। भारत में भी अगर किसी शहर में, गांव में या कभी कभी किसी स्टेट में भी अगर ज़्यादा गड़बड़ी की आशंका होती है तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेट बंद करता है। हमने देखा है बार बार, पिछले 10 साल 5 साल उसके पहले भी। इंटरनेट को बंद करने का कई कारण होते हैं। एक कारण तो यही है कि जो विरोधी पक्ष है या जो जेंजी अभी ईरान में सड़क पे उतरा हुआ है, उनमें आपस की कोऑर्डिनेशन जो है वो जाहिर बात है इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क के थ्रू होती है, बंद कर दो। दूसरी चीज़, ये इंटरनेट बंद करने का आशय ये होता है कि अगर कोई वीडियोस निकल कर इंटरनेशनल मीडिया के सामने जा रहे हैं जिसमें ईरान या किसी भी देश की सरकार सोचती है कि उनका एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, तो बंद कर देते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल कार्रवाई है, सिर्फ ईरान में नहीं, दुनिया के सारे देशों में अगर आप देखें ऐसा यूरोप के देशों में हुआ है। जब नगोर्नो कराबाख का युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो उभय पक्ष ने ही अपने अपने इंटरनेट सेवाओं को कंट्रोल किया था। इसमें इसको दमन चक्र की नीति नहीं मानते, ये एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है। देखिए, अमेरिका को बैकफुट पे आना पड़ा, काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ये है कि जो अरब मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहरीन, कुवैत, इन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट इशू कर दी कि ये अपने ज़मीन का इस्तेमाल, जिसका मतलब है कि उनकी ज़मीन पे जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है उसका इस्तेमाल, प्लस अपने एयर स्पेस यानी वायु सीमा का इस्तेमाल यूएस फोर्सेस को ईरान के खिलाफ नहीं करने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव है। सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सब अमेरिका के स्टॉन्च सपोर्टर हैं, और इसके बावजूद अगर ये ऐसा बयान इशू करते हैं कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैसेज है। इसके साथ ही एक टेक्निकल असुविधा भी आ जाती है कि फिर अमेरिका के जहाज दुनिया के अलग अलग देशों से ईरान तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत ही सीमित रास्ते हैं। देखिए, अब यूएसएस अब्राहम लिंकन इंडियन ओशन में आ गया है, अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ से अगर वो जहाज लॉन्च करते हैं तो अगर वह सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, इनके एयर स्पेस के ऊपर नहीं जा सकते, तो वो ईरान कहाँ से घुसेंगे? बहुत मुश्किल काम है। या तो पाकिस्तान की एयर स्पेस से, जब वो यूएसएस अब्राहम लिंकन से टेक ऑफ करेंगे अमेरिकन फाइटर बॉम्बर F-18 वगैरह, तो वो या तो पाकिस्तान के एयर स्पेस से उनको घुसना पड़ेगा ईरान में,
या छोटा सा एक नैरो उनको वो पर्शियन गल्फ का जो मुहाना है, माउथ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से घुसना पड़ेगा ईरान पे बॉम्बिंग करने के लिए। टैक्टिकल रिस्ट्रिक्शन आ गई है बहुत बड़ी। इसी तरह से समझिए मेडिटेरियन में भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े को तैयार किया हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हैं लॉन्च करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के खिलाफ। तो अगर उनको सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो वो कैसे ईरान तक जाएंगे? बहुत नैरो कॉरिडोर उनके पास बचती है कि ठीक भूमध्य है। सागर से वो और विंग कमांडर टेक ऑफ करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ कनेक्ट है। मैं एक इसी को लेकर के कंपैरिजन उनसे चाहती हूँ। वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं क्योंकि उनके अनुभव को लेकर के यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को पुटअप करूँ, इस सवाल को पुटअप करूँ, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। बख्शी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे आपसे बस ये जानना है कि ये ईरान और अमेरिका, ये दोनों अगर आमने सामने आते हैं, ये कहा जाता है कि ताकत अगर एसिमेट्रिक वॉरफेयर की होगी तो ठीक है, जवाबी हमले दिए जाएंगे, लेकिन अगर पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा ईरान। एम आई करेक्ट? आप जो कह रही हैं वो काफी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ईरान कमजोर तो है, पर जो मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बोला, बड़ी अच्छी चीज बोली है कि उनको जब सारे बेसिस रुक जाएंगे तो एक ही तरीका होगा, वो तो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर से आए, यानी कि उनका इस समय एंट्री बड़ी लिमिटेड होगी। पर मैं बता दूं, जब आप ये जो लड़ाई होगी, अब जीत का मतलब क्या होता है हमको ये देखना होगा। क्या जीत का मतलब होता है कि मैंने जाके दुश्मन के कुछ 15-16 डैम्स गिरा दिए या कुछ बिल्डिंग गिरा दी, 1000-2000 लोग मार दिए कि मैं जीत गया? नहीं, ये नहीं होगा। जब तक कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल करता या पूरी की पूरी कंट्री पे गवर्नमेंट गिरा दी और दूसरी गवर्नमेंट को ले आया, बाई एरियल बॉम्बिंग ये कभी नहीं हो सकता। आप हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम, बॉम्बिंग इटसेल्फ डज नॉट ब्रिंग विक्ट्री। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड होने चाहिए या फिर उनकी पूरी गवर्नमेंट शुड जॉइन यू एंड बिकम योर बूट्स ऑन द ग्राउंड, फिर वो हो सकता है। ये जो है एरियल बॉम्बिंग में आपने देख लिया, चाहे कितना भी हो, उस समय उनके टारगेट्स टूट जाएंगे, उनके 1000-2000 लोग मर जाएंगे, पर वो नहीं होगा जब तक कि पूरी सत्ता नहीं चेंज होती और रजा शाह पहलवी वापस नहीं आते, और तब तक अमेरिका ना सोचे कि वो जीत गया है। ये बात तो आप मान के चलिए, ये हो ही नहीं सकता। और इस समय इस्लाम जो है थोड़ा जागरूक हो गया है, हालांकि शिया सुन्नी का काफी वहां पे, ये ईरान इज अ शिया कंट्री और काफी शिया सुन्नी में भेदभाव होता है, पर इसके बावजूद। पर बख्शी सर, IRGC सेना इनकी खामेनेई की, क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी दिन, कुछ भी हफ्ते अमेरिकन फोर्सेस के आगे टिक पाए? इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, फतेह हो, खैबर शेकन हो, फतेह हाइपरसोनिक, जो भी पिक्चर वॉरफेयर हो, क्या वो टिक पाएगा? ये सवाल है। ये IRGC के मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो ईरान के पास इनफ मिसाइल्स हैं कि इनके जो अटैकर्स हैं उनको निस्तमलबूद करें। ये बात नहीं, ये मत कि ईरान के पास कोई मिसाइल ही नहीं है। ईरान के पास है मिसाइल्स, और ईरान के पास चाइना और रशिया की सप्लाइड मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, और वो इंक्रीज हो जाएंगी। ये मत सोचिए रशिया भी इंक्रीज करेगा, चाइना भी इंक्रीज करेगा, पर IRGC जो है वो उनके पीछे हटा सकता है, उनको डिले कर सकता है। अमेरिका के पास में इन्वेडिंग फोर्सेस नहीं होंगी, जो जैसे कि आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नॉर्मंडी लैंडिंग के ऊपर जिस तरीके से इन्वेड करके आप बीचेस के ऊपर से आप करेंगे, वो नहीं है। टैंक्स नहीं होंगे, कहां से लाएंगे इतनी दूर? टैंक्स किधर लाएंगे? तो आर्मी की लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी मिसाइल्स की और एयर वॉरफेयर, और उसमें मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को डिस्ट्रॉय जरूर करेंगे, पर मिलिट्री पूरा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मिलता है कि नहीं, ये देखना होगा। वो अगर नहीं मिलता तो फायदा क्या हुआ? आपने इतना जोर लगाया और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं मिला, तो फिर जीत कैसी? हाँ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाएगा ईरान, तो 10-12 साल पीछे हट जाएगा, वो जरूर होगा। और काफी टेरिटरी जो आइलैंड टेरिटरीज वगैरह है, शायद वो उसकी चली जाएंगी,
वो मैं मानता हूं। और उसका पाकिस्तान इसमें बहुत सहयोग करेगा इस समय अमेरिका का, क्योंकि वो नहीं ज्वाइन करेगा कटार को और सऊदी अरेबिया को, वो टोटल अमेरिका के साथ रहेगा। बर्ग बर्ग और अफगानिस्तान का जो स्टेटस है वो हमें देखना होगा, वो क्या करता है, क्योंकि बलग्राम और चीजें जगह भी हैं, वो भी है और अफगानिस्तान के रास्ता पास। क्या चुनेंगे सर? पाकिस्तान को ग्राउंड बनाएंगे क्या? पाकिस्तान के रास्ते से चीजें होंगी क्या? बिल्कुल, पाकिस्तान विल बी टोटली इन्वॉल्व विद अमेरिकन फोर्सेस। वो रोक ही नहीं सकता, वो इसी हालत में नहीं है कि वो रोक दे। तो ऑल द बेसिस विल बी अप्लाइड। और पाकिस्तान और ईरान में कोई प्रेम है नहीं, आपको पता है, दे आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। तो इस समय पर उनके ट्राइबल फाइट्स भी चल शुरू हो गई Okay. हैं डूरन लाइन के दोनों साइड में, एंड दे आर टोटली अगेंस्ट द पाकिस्तान रिजीम। तो Okay. ये भी प्रॉब्लम पाकिस्तान को आ रही है ईरान से। तो अब आप देखिए आगे क्या होता है, बिकॉज हमारी सिक्योरिटी इस जोन में भी असर करेगी, ठीक और है। हमको देखना है किस तरीके से करती है। वी हैव टू बी टोटली रेडी फॉर दिस। अरविंद सर, अब आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। इस बात को तो इस बात का उदाहरण, इस बात का एग्जाम्पल इस बात से निकाला जा सकता है कि अभी ख़तरा थोड़ी दिनों के लिए पोस्टपोन ज़रूर हो गया, लेकिन टला नहीं है, ये आने वाले दिनों में आएगा। और एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए न्यूजीलैंड के, वहाँ पर दूतावास बंद होने, यानी कि बड़े ख़तरे का संकेत तो है। अभी भी वो ख़तरे की सुई अभी टिक टिक कर ही रही है। वो कब फट जाए, कब चीज़ें निकल कर सामने आ जाए, इसका कोई निर्धारित समय नहीं रहेगा। लेकिन अरविंद सर, अभी हालात अगर मैं कहूँ दूसरे देशों को लेकर के किस तरीके से टेंशन्स बन सकती है। न्यूजीलैंड अभी दूतावास बंद कर रहा है, अमेरिका को लेकर के हमने देखा ही था, कहा कि अर्मेनिया और टर्की के रास्ते आप निकल जाइए, जो सिटीजन्स वहाँ पर अमेरिकन हैं। अब इंडिया ने भी अपनी लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, एक जत्था भी चुका है। अब पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है? देखिए, मैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा इसे व्यक्तिगत राय या प्रेडिक्शन मानिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो एक वो प्लेन गिफ्ट करता है, या कि पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों में, वो अमेरिका के किसी भी फैसले में विरोध करेगा, इसकी संभावना कम है। हालांकि वहाँ की जनता को संतुष्ट करने के लिए वह कुछ ऐसा बोलेगा जरूर कि वहाँ की जनता को लगे कि हाँ, अमेरिका के साथ नहीं है। ठीक ऐसा पाकिस्तान के बारे में हमारे पैनल ने पहले ही बोला है कि पाकिस्तान इस हालत में ही नहीं है क्योंकि उसको आईएमएफ के कर्जे से लेके तमाम चीजों के लिए अमेरिका की जरूरत है। तो ईरान पे तो देर सवेर होना ही है कोई बड़ी कार्रवाई, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। पर उसके साथ साथ ये भी है कि अमेरिका को थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि अभी पूरी तरीके से हमला नहीं करने की स्थिति में है। पर एक चीज जो खास है कि अगर अमेरिका उस पर हमला नहीं करता ईरान पे, तो इसका कारण दूसरा होगा, क्योंकि उसके साथ वियतनाम और अफगानिस्तान का अनुभव है, जो कि काफी बुरा अनुभव है। और क्योंकि जो ईरान का जो सत्ता रही है वो खासकर इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करते रही है, और जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो पूरे ही मिडल ईस्ट में फैले हुए, चाहे वो इराक हो, यमन हो, हर जगह, फिलिस्तीन से लेकर, वो अमेरिका और अब अमेरिका के सपोर्टर्स, इसराइल जैसे सपोर्टर्स के लिए बहुत खराब और बहुत ही चैलेंजिंग हालत पेश कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते ये हैं कि ईरान में आंतरिक उपद्रव थोड़ा ज्यादा भारी हो, ताकि अगर अमेरिकन फोर्सेस वहां एंट्री करती है तो उसके बाद में उनको मिनिमम प्रोटेस्ट का सामना करना पड़े, क्योंकि असली लड़ाई तो जमीन पे आने के बाद ही है। ऊपर से हवाई हमले तो तब तक तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जब वहां का वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे या वहां की जो सरकारी बिल्डिंगों को या तमाम जो उन संस्थानों को अपने कब्जे में लेंगे, तब उनके लिए वाकई चैलेंज वाली स्थिति आएगी। रितु जी, तो इसमें हस्तक्षेप कौन करेगा सर? अभी मैं समझ पा रही हूँ जिस तरीके से आपने बताया, ईरान वो वैसा फ्रंट तो है नहीं कि यहाँ पर लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में होगी। यहाँ 100% दूसरे देशों का हस्तक्षेप होगा। उसे कैसे रोका जाए? इसे एड्रेस कहाँ पर किया जाए? सिर्फ यूएन में बात हो जाना यही क्या सोल्यूशन है? बात रख देना ही क्या सोल्यूशन है? उसमें आगे क्या कोई वृद्धि, कोई डेवलपमेंट? देखिए रितु जी, मैंने पहले ही बताया कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका जो जनरल असेंबली है, वो पूरी तरीके से एक मीडिया सेंटर की तरह काम करता है, जहां बहुत सारे देश अपनी अपनी राय बदलते हैं। अगर आज से
3 या 4 डिकेड पहले अगर ये बोला गया होता कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत यूएनओ वहाँ पे बड़ा हस्तक्षेप करता तो माना जा सकता था। आज के हालात में तो वह बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, तो उसका अमेरिका पे कोई असर पड़ता है या कहीं और दूसरा असर पड़ता है, यह बहुत ही मुश्किल है। तो यह तो है ही। दूसरे रहा जहाँ तक चीन और रूस की बात है, रूस अपने घरेलू मामलों में ही उतना उलझा हुआ है कि वह अमेरिका से एक और पंगा लेकर मुश्किल लग रहा है। ग्रीनलैंड पे वह खुले तौर पे वह अपना हक जता रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। वह चीन और रूस पे आरोप लगा रहा है, जबकि उनकी उपस्थिति तक नहीं है। पनामा के आसपास है चीन, लगभग वहां उसने कुछ थोड़े से कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रखे हैं। बावजूद तो चीन और रूस इस हालत में नहीं है। हाँ, पिछले दरवाजे से वो जरूर मदद कर सकते हैं। और ईरान के मामले में तो वहां की मीडिया तक चुप है। न तो रूसी मीडिया कुछ बोल रही है, न चीनी मीडिया, क्योंकि उनको डर है कि अगर वहां की मीडिया कुछ बोलेगी तो उसे वहां की सरकारों की राय समझी जाएगी, क्योंकि वहां दोनों ही देशों की जो मीडिया है वो सरकारी नियंत्रण में है। राइट। यहाँ तक कि चीनी मीडिया में तो ये तक कहा जा रहा है कि ईरान अपनी रक्षा खुद करे। तो ऐसे में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि चीन या वो, और दूसरा यह भी देखिए कि चीन और अमेरिका की इकोनॉमी और सैनिक शक्ति में कितना फर्क है, लगभग दुगना अंतर है। तो ठीक है। चीन अभी इस हालत में नहीं है कि वह अमेरिका से पंगा ले। जी क्योंकि रितु जी। देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहता है, इधर इट इज़ माय वे और इट इज़ हाईवे, इस पर हम कई दफ़ा चर्चा कर चुके हैं कि वो या तो डोनाल्ड ट्रंप का ज़रिया होगा, अगर नहीं अपनाते हैं तो हाईवे पकड़ कर निकल जाइए सीधे। अब ट्रंप का ये रवैया जो हम देखते हैं, माय वे हाईवे, नथिंग अदर दैन दिस वे, तो ये चीज़ें अमेरिका कोड करना चाहता है। हमने देखा मादुरो की स्थिति में यही हुआ। नार्को टेररिज्म का हवाला दिया, हालांकि पेट्रो डॉलर रिलेशंस को लेकर के तस्वीर सामने आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसे दरकिनार करते हुए सीधे कहा कि यहाँ हालात कुछ इस कदर बने हुए हैं जिससे साउथ अमेरिका में नारकोटिक्स बढ़ रहा है, वो तस्वीर बढ़ रही है। इसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। लेकिन अमेरिका तो सिर्फ एक बहाना खोजता है, एक ऐसा एक्सक्यूज खोजता है जिसके ज़रिए वो एक्शन ले सके और अपनी सुप्रीम पावर दिखा सके। तो क्या ईरान के केस में ये प्रदर्शनकारी यही साबित होने वाले हैं? जी हाँ रितु जी, कोई शक नहीं है कि अमेरिका को तंबू में घुसने के लिए एक बहाना चाहिए होता है। सद्दाम हुसैन के यहाँ हमला किया ये बोल के कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, अब तक नहीं मिले हैं। वेनेजुएला में बोले ड्रग्स की तस्करी हो रही है, अब पिछले 15 दिन में अमेरिका वहां पर है। आज तो CIA के प्रमुख भी वेनेजुएला में घुस रहे हैं। एक भी ड्रग तस्कर या एक भी ड्रग की बनाने की फैक्ट्री या कार्टेल का कोई लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ। अब कोई भी बोट्स के ऊपर बॉम्बिंग नहीं हो रही है। ये अमेरिका एक तरीका है, बहाना ढूंढता है दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का या दूसरे देश में अपनी पिट्ठू सरकार बिठाने का। ईरान के मामले में ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि अमेरिका की नज़र क्यों है ईरान पर। ईरान अब दुनिया में, असल में पश्चिम एशिया में लास्ट ऐसा देश है जो कि अभी तक अमेरिका का विरोध कर रहा है। आखिरी देश इसके पहले था सीरिया। बशर अल-असद को अमेरिका ने एक आतंकवादी, घोषित आतंकवादी अल-शरा का इस्तेमाल करके बशर अल-असद की सरकार को टॉपल कर दिया। वो भाग गए, असद को भागना पड़ा रूस। तो अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत दुखी हैं पिछले 3 दिन से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आशा कर रहे थे कि ईरान में जो ये प्रदर्शनों का सिलसिला है ये चलता रहेगा, आगजनी और ज़्यादा होगी, सरकारी इमारतों को और ज़्यादा आग लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आशा कर रहे थे कि भीड़ जो है मिलिट्री स्टेशन में घुस जाएगी, राष्ट्रपति पजेश्किन के घर में भीड़ घुस जाएगी, या हो सकता है आयतुल्लाह खुमानी के घर में भीड़ घुस जाएगी, जैसा हमने बांग्लादेश में, नेपाल में और श्रीलंका में देखा। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत दुखी हैं, बहुत ही व्यथित हैं पिछले 48 घंटे से कि ईरान में ऐसा नहीं हुआ और फिलहाल IRG ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि अगले शुक्रवार को, अगले जुमे की रात को, अगले जुमे की नमाज के बाद से फिर से बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर आ जाएंगे और फिर से ईरान के अंदर एक अव्यवस्था का माहौल शुरू हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजों को तैयार रख रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में भी उन्होंने भेजा है। अब सवाल ये उठता है डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है आयतुल्लाह खुमानी को गिराने के।
आयतुल्लाह खुमानी को गिराने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिए, ईरान फिर भी मजबूत है। आयतुल्लाह खुमानी को गिराने के लिए तेल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ईरान फिर भी मजबूत है। उन्होंने जेंजी का आंदोलन कराया पिछले 15 दिन से 28 दिसंबर से, वो भी फिलहाल काबू में है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब एकमात्र ऑप्शन ये बचा है कि वो ईरान के ऊपर बाहर से एक हमला करें ताकि ईरान की जो लड़खड़ाती सरकार है वो लुढ़क जाए। अब बाहर से हमला यूएस की जमीनी फोर्स से नहीं होगा, पर वो क्या ये कुछ समय के ये बाद खुद हवाई एक बैकड्रॉप नहीं देगा क्या यूके देवनाथ सर? आप कह रहे हैं बाहरी हमला होगा, बाहरी हमला करने से क्या अमेरिका को खुद ही डेंट नहीं लेना पड़ेगा? क्या वो इस तरीके के लिए, इस चीज के लिए, इस एक्शन के लिए रेडी है? और इसके बाद जो होने वाली इसकी पोस्ट इफेक्ट्स जो है, जिसमें थू होगी, पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है मादरो के केस में, अब क्या उस डेंट को लेने के लिए भी तैयार है कि बाहर से हमला करें ईरान पर? हाँ, दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका को अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिटिसिज्म से या घोर निंदा, कड़ी निंदा से कोई तकलीफ नहीं होती है। दूसरी चीज है कि अमेरिका हमेशा कोई बहाना ढूंढ लेता है। पिछले साल जून में भी तो इजराइल की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया था। तब बहाना ये था कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो अमेरिका के पास बहाने, एक्सक्यूजेस की कोई कमी नहीं है। अभी कल परसों तक बोल रहा था ईरान में फांसी की सजा दे देंगे तो हम इंटरवीन करेंगे। वहां पर फांसी की सजा ऑफिशियली कोर्ट ऑर्डर सिर्फ एक बंदे के लिए आया, लेकिन अमेरिकन मीडिया और पश्चिम मीडिया ने ऐसे दिखाया है कि सैकड़ों की तादाद में फांसी दे रहे हैं। नहीं, सैकड़ों की तादाद में तो उनके जो धार्मिक गुरु वही थे हो वो बोल गया रहे ना थे यूके कि देवनाथ नहीं सर कि एक जरिया खोजना। आपने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सजा का ऐलान हुआ, लेकिन उसने ऐसा कहा गया, इंटरप्रेट किया गया और दिखाया गया, ऐसा रिफ्लेक्ट करवाया गया कि ये वहाँ के कई लोगों के साथ किया जा रहा है या कोशिश इस तरीके से है। बख्शी सर, अब जरा आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक बात का जिक्र हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 या तो तेल पर लड़ी जाएगी या इस तरीके से प्रॉक्सी साइकोलॉजिकल तौर पर लड़ी जाएगी। इस सवाल पर मैं ज़रा आना चाहती हूँ। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें ईरान और अमेरिका आमने सामने है, वेनेजुएला में क्या हुआ, रूस यूक्रेन की स्थिति में क्या हुआ, हमास और इजराइल में क्या हुआ, दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन अगर ईरान में होता है तो क्या ऐसा माना जाए कि दुनिया दो खेमों में बट जाएगी? चाइना, रशिया, इसके साथ साथ इंडिया, क्या खास तौर पर इंडिया क्या सपोर्ट देगा इसमें ईरान को या अमेरिका को, या वैसा ही रुख रहेगा जैसे रशिया यूक्रेन में था? थैंक यू वेरी मच रिजू जी। सबसे पहली बात है कि ये वर्ल्ड वॉर तो हम भूल जाएं। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, वर्ल्ड विल बी एट वॉर। ओके, कई लड़ाइयां हो रही हैं, अलग अलग थी। जो रशिया की लड़ाई यूक्रेन में अलग है, वेनेजुएला में अमेरिका की लड़ाई अलग है, चाइना जो अटेम्प्ट कर रहा है बाकी कंट्रीज में, साउथ चाइना सी में इंक्लूडिंग ताइवान, फिलीपींस, ऑक्यूपेशन ऑफ आइलैंड्स वगैरह, वो अलग है। ये बहुत सारी आगे जली होंगी। जब इराक में अटैक हुआ था, सपोर्टिंग कंट्री 37 थी। तो आप बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतनी कंट्री नहीं आप लिस्ट लगा सकते जो कि इराक, अमेरिका को चापलूसी में सब सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि बहुत नहीं डाल रहे थे। तो इस तरीके से भी अमेरिका को सपोर्ट बड़े लोग कंट्रीज करेंगी, कोई लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होगा। ना इंडिया लड़ाई इन्वॉल्व होगा, नन ऑफ दी सऊदी अरेबियन कंट्रीज, कटार वगैरह ये इन्वॉल्व होंगी, ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका को बाय इटसेल्फ इन्वेट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हमने बताया, एयरक्राफ्ट कैरियर में कितने आर्मी लेके आ जाएगा? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले आए, 3 भी ले आए। जो ईरान की जो आर्मी है स्टैंडिंग, वो बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट इन्वेड देयर लैंड लाइक दिस। वो जैसे नॉर्मंडी लैंडिंग के तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो सिनारियो होगा, उसमें अमेरिका ढीला पड़ेगा और अमेरिका कभी भी जीता नहीं है। हर जगह अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है व्हेन इट कम्स। हाँ, छोटी मोटी कंट्रीज के आगे वो बिल्कुल ठीक बन जाता है ना। वियतनाम में देख लिया आपने, कोरिया में देख लिया आपने, कहीं भी नहीं। इंक्लूडिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो जितना कैंपेन थे, इंडियन आर्मी एंड अदर एशियन आर्मीज हैड टू गो एंड सपोर्ट हिम, देन वो बात बनती थी उसकी। हाँ, पर उनकी फायर पावर बहुत है, वो फायर पावर ले जा सकते हैं। बट फायर पावर तो इनको भी मिल जाएगी, ईरान को। चाइनीज वो अपने गन्स देंगे, टैंक्स देंगे, सब कुछ देंगे, रशिया भी देगा। तो ये बड़ी मुसीबत में पड़ेगा अमेरिका।
अगर अमेरिका ने अटेम्प्ट भी किया वैसा। हाँ, बॉम्बिंग जरूर कर सकता है वो, और 6 महीने बॉम्बिंग कर ले बेशक। जब वियतनाम में बॉम्बिंग हो रही थी रितु जी, तब आप बताइए क्या अमेरिका जीत गया था? बल्कि वो अमेरिका हार के निकला। जब राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्लिन पे बॉम्बिंग हो रही थी 1944 में, अभी बर्लिन की आपने जो फाइटर प्रोडक्शन यहाँ पर एक तरह से एक maximum। चीज इंडिकेट कर दी है बख्शी सर, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन ये सीधे सीधे जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी नहीं होगी, हम लोग इसको लेकर के नहीं बता सकते, लेकिन वर्ल्ड विल बी एट वॉर। ये आपने जो कहा, अलग अलग जंग की आग रहेगी, अलग अलग जगहों पर रहेगी, लेकिन इस आग में क्या अमेरिका का जो हस्तक्षेप है वो जैसा पेश करता है, या ट्रंप को मैं कहूँ वो बहुत इनसिक्योर एक शख्स, आप ही से जवाब चाहती हूँ बख्शी सर, जो ट्रंप जो है इनसिक्योर शख्स के टाइप पर अभी तक उभर रहे हैं। उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि हमने इतनी जंगें रुकवा दी, हमने ये कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो ख़राब हुए वो हमने ठीक कर दिए। तो अमेरिकन को ख़ास तौर पर और ट्रंप को क्या ये डर सता रहा है कि कहीं हमारी पावर कम ना हो जाए, लोग हमें कम ना आंकने लग जाए? एम आई करेक्ट सर? ये बहुत ज्यादा बड़ी डर है अमेरिका को। अमेरिका को मेन डर तो यही है, द प्रोजेक्शन ऑफ इमेज उसकी। वो सोच रहा है क्या, और दैट्स व्हाई चाइना बड़े स्मगली, रशिया बड़ा स्मगली देख रहा है कि ये क्या करता है अपना, और कितना अपना कार्टून बनाता है, ये क्या होगा। अब आपने उसे देख लिया, उसने बॉम्बिंग की, B-2 लेके आया, सारा ड्रामा किया, कितना नुकसान कर दिया। सब के सब रिपेयर हो गए 3 महीने के अंदर, एवरीथिंग इज बीन रिपेयर्ड, सारे उनकी प्रोडक्शन हो गई है। उन्होंने जो यूरेनियम निकालना था वो तो निकाल के ले गए थे। ये बिल्कुल अमेरिका को पता चल गया है। ये तो बेसिक लेसन इन द मिलिट्री हिस्ट्री है कि प्योर बॉम्बिंग, बैटल ऑफ ब्रिटेन तबाह कर दिया ग्रेट ब्रिटेन को, रशिया जर्मनी ने, फिर भी नहीं हारा। तो देखिए क्वेश्चन ये है, अब अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा उसकी क्या पॉलिसी होगी। उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। अब उसको पता चल गया है। हाँ, ईरान अभी इजराइल को लेकर जरूर आएगा बीच में, थोड़ा और उसको इंक्रीज करने की, इजराइल और ईरान की फिर लड़ाई करवाएगा, फिर देखेगा क्या होता है, उनको सपोर्ट करेगा। ये सारा कुछ ड्रामा करेगा अगले 6 महीने। उसके बाद अमेरिका विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग टू ईरान, ये आप मान के चलिए। यानी कि चने की झाड़ पर इजराइल को बेशक से चढ़ा दे, वो सप्लाई भी कर दे, यूक्रेन को भी बूस्ट दे दे, बट सीधे सीधे आगे जंग की तस्वीर अमेरिका ना कर सकता है, और अगर करता है तो उसका डेंट उसे लेना पड़ेगा। अरविंद सर, मुझे ये सीधे सीधे समझाइएगा। अभी बख्शी सर ने बिल्कुल ऐप्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन और जितनी कंफ्यूजन है उसको सबको दूर किया है। अरविंद सर, मैं अब आपसे इंडियन अप्रोच के बारे में जानना चाहूँगी। अमेरिका एक ऐसा देश जो बार बार प्रतिबंध लगाता है भारत पर, टैरिफ को लेकर हमने देखा। अब रशिया से हम कच्चा तेल ले रहे हैं, सस्ता तेल ले रहे हैं, उस पर कह देता है कि आप अगर उधर से तेल लेंगे तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, 50% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी 50% टैरिफ की लिस्ट आई थी। पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा था लगाया, उसके बाद वापस लिया, उसके बाद कहा कि हम इंडियन के साथ है, जो कोऑर्डिनेशन है, हमारा बिजनेस जो है, हमारा व्यापार जो है, हम वहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ा ग्राउंड है इंडिया, जहाँ पे हम पूरी तरीके से व्यापार कर सकते हैं। इंडिया के साथ ऊपर नीचे हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब यहाँ पर एक स्टेप आता है इंडिया का, जिसमें इंडिया ने कहा कि आप लगाइए, कितने टैरिफ लगाते हैं, आप कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन हम अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। हम तो रशिया के साथ व्यापार करेंगे, तेल भी लेंगे, और आगे हमें जिससे लेना है हम उससे लेंगे। हमारे ऊपर ना तो सुप्रीम पावर, ना तो सुपर पावर, ना तो कोई और देश ये प्रेशर बना सकता है कि हमें किससे क्या व्यापार करना है, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। अब मैं इस ईरान और अमेरिकन सिचुएशन में ज़रा आपसे जानना चाहूँगी, ईरान के साथ भारत का अप्रोच क्या रहेगा, अमेरिका के साथ क्या रहेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए रितु जी, बहुत सारे सवाल हैं, उनका एक एक करके जवाब देना ठीक रहेगा। खासकर जो ईरान का जो अप्रोच है वो ये रहेगा कि चाबहार पोर्ट के लिए एक थोड़ी सी टेम्परेरी रिलीफ दी है अमेरिका ने, पर भारत अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये क्या रिलीफ आगे भी जारी रहेगी, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो भारत का जो बड़ा सा इन्वेस्टमेंट है वो वहां डूब रहा है, और भारत जो पाकिस्तान को बाईपास करके जो अल्टरनेटिव रूट तलाशना चाह रहा था, उसकी ये सारी प्लानिंग खराब हो रही है। भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इससे प्रभावित होगा। दूसरी बात जो अभी आपने कहा
पेट्रोलियम और रूस के बारे में जो बात कही, वेनेजुएला से भारत बहुत बड़ी तादाद में पेट्रोल खरीदता था रूस से खरीदने से पहले, शायद सबसे ज्यादा। वो राइट। भी हमारा बंद हो गया। और अमेरिका ने रूस जो भारत ने यूक्रेन से जो खरीदना शुरू किया, उसका रास्ता निकाल दिया। और शायद पर्दे के पीछे ये बात हो रही है कि आप जो पहले वेनेजुएला से जो पेट्रोलियम जो इंपोर्ट करते थे, वो आप वापस शुरू कर दीजिए, क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में है जो वेनेजुएला के भारी तेल को रिफाइन कर सकता है। और जो हमारे अंबानी साहब हैं, उनकी जो जामनगर वाली फैक्ट्री है, वो अभी चाक चौबंद हो रही है, वहां धूल झाड़नी शुरू हो गई है। तो कुल मिला के अमेरिका ने मुझे लगता है कि भारत को अंदर खाने कहीं ना कहीं तोड़ दिया है कि जो रूस का है वो है। और भारत ने रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना भी कम कर दिया है। पूरी जो इंडियन एयरफोर्स है वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है। भारत का 20% जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को जा रहा है। तो ऐसी हालत में भारत के लिए तो अभी यही सोच रहा है कि अगर अमेरिका और भारत किसी तरीके से कोई समझौते के टेबल पे आ जाए, और वहां से बयान भी लगातार काफी सकारात्मक आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यही देखना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि भारत अमेरिका का कोई बहुत ज्यादा विरोध करेगा। जब चीन और रूस जैसे देश नहीं कर रहे हैं, तो भारत को क्यों करना चाहिए। रितु जी। अरविंद जी, एक और सवाल इस पर मैं जानना चाहूंगी। अब आप कह रहे हैं ड्रैगन, जैसा अभी तक ड्रैगन का रुख रहा है, चाइना इसमें करेगा इंटरवीन या नहीं करेगा, या वो भी वेट एंड वॉच देखेगा? नहीं करेगा चीन। चीन के बहुत बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सब खराब हुए हैं। वेनेजुएला में खराब हुए हैं, हर जगह खराब हो रहे हैं। ईरान में पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा है, बावजूद वो चुप है, क्योंकि उसको पता है कि चीन का जो सबसे ज्यादा जो माल खपता है वो अमेरिका में ही खपता है। और अगर अमेरिका से वो रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो चीन की जो अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो जिस तेजी से वो दौड़ रहा है, वो एकदम ठप हो जाएगा। और मुझे वो नहीं जो लगता कि एक ईरान फोटो जीतेगा। वायरल हुई थी, उस फोटो पे मैं पूरी डिस्कशन में आपसे नहीं जान पाई। उसमें सिगरेट जलाते हुए खामने की तस्वीर जला दी उस फीमेल ने, उस लड़की ने। वो क्या दिखाना चाह रहा था कि कॉन्फिडेंट है, वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो उसको जो करना है वो करेगी, चाहे सिगरेट पीना हो, खुले में आज़ाद घूमना हो। वो क्या है, मतलब मैं उस पिक्चर को ज़रा आपसे एनालिसिस करना चाहती हूँ। अरविंद जी, शायद कनेक्शन नहीं है, वापस से रुक करूंगी। यूके देवनाथ सर, आप ही समझा दीजिए वो पिक्चर था क्या? रितु जी, पहली तो चीज है कि बहुत ही बहादुर लड़की है। ईरान जैसे देश में जहां पर कि धार्मिक तरह से देश को चलाया जाता है, वहां पर आयतुल्लाह खुमानी की फोटो को इस लड़की ने जलाया, एक सिगरेट भी पीने की कोशिश की। तो पहली चीज़ है कि बहुत ही बहादुर लड़की है। मैं आशा करता हूं कि ईरान की सरकार इस लड़की की बहादुरी को पहचानेगी और उसको बेवजह तंग नहीं करेगी। लेकिन ईरान थोड़ा सा रूढ़िवादी देश है। महिलाओं को परंपरागत तरीके से रहने के लिए आदेश है, बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, तो सामने क्या के ये बाल नजर में इंडिपेंडेंसी नहीं को आने चाहिए। वो लड़की जो कोशिश कर रही थी सिगरेट की आग से उस तस्वीर को जलाने की, तो वाज शी डिपिक्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन? इसमें कोई शक नहीं है कि वो जेंजी और ईरान की प्रोग्रेसिव आधुनिक महिलाओं का एक रूप दिखा रही थी, और शायद सही भी थी काफी हद तक। ठीक है। अब पश्चिमी देशों में इस तरह के व्यवहार को एकदम नॉर्मल माना जाता है, शायद भारत में भी सोशल एक्सेप्टेंस है। ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अब जब आईआरजी ने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है, उनकी जो धार्मिक पुलिस है वो इस लड़की के घर में कल परसों पहुंच जाएगी। ठीक है। जी। अब ये जो आपने एक रुख कहा है कि ये दिस इज अप्रिशिएटेबल, लेकिन वहाँ की रूढ़िवादी सरकार इसको कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए यूके देवनाथ सर, प्रफुल्ल बख्शी सर, और साथ ही साथ अरविंद जी, आपका भी शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए।